गुड डे स्टूडेंट्स। हम मनु की बात कर रहे हैं। हम मनु का जो चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मनु ने जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे मनु के द्वारा दिए गए राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का बहुत ही सिस्टमैटिक विवेचन किया है। मनु ने राज्य के दायित्वों में प्रजा का रक्षण, प्रजा का रंजन और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। प्रजा रंजन का यहाँ पर तात्पर्य मनु ने बहुत व्यापक अर्थ में लिया है कि जितनी भी राज्य के द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियाँ हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया है। तो इसको हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं कि राज्य के कौन कौन से कार्यों को मनु ने इसमें सम्मिलित किया है। पहला, प्रजा रक्षण यानी कि प्रजा की रक्षा करना। ये मनु ने राज्य का सर्वोत्तम, सर्वप्रथम, प्रमुखतम कर्तव्य माना है मनुस्मृति अपनी पुस्तक में। इस ग्रंथ में देखा जाए तो प्रजा के रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का बेसिक फंडामेंटल जो है वो स्वीकार किया गया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्तियों के जीवन में मात्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो जिसमें ताकत होगी वो जीवित रहेगा और जो दूसरे को मार करके अपने जीवन की रक्षा कर पाएगा उसी को जीवन का अधिकार होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए ब्रह्मा के द्वारा राज्य की रचना की गई। तो राज्य का पहला कर्तव्य क्या है कि राज्य में रहने वाले जो निवासी हैं उनकी रक्षा की जाए। मनु राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को बहुत ही आवश्यक कार्य मानते हैं और इसके लिए उन्होंने राजा को यह परामर्श दिया है कि वो इस कार्य की पूर्ति के लिए दंड का अवलंबन ले, यानी कि दंड का सहारा ले। दंड से यहाँ पर तात्पर्य सभी तरह की पूरा अपना आज का जो हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्मी, इन सब की जो हम आज बात करते हैं वो मनु ने उसको दंड में शामिल किया है। मनु के अनुसार राजा को राज्य में दंड का सदैव उद्यत रखना चाहिए, क्योंकि दंड ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से राजा और राज्य लोगों को आज्ञा पालन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि युद्ध के आवश्यक होने पर भी शासक को तभी युद्ध करना चाहिए जब प्रजा को उससे कम हानि होने की संभावना हो। दूसरा बिंदु जो है इसमें राज्य के कार्यक्षेत्र में वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण से तात्पर्य आप शब्द से समझ गए होंगे कि प्रजा का कल्याण, यानी कि ऐसे कार्यों को करना जिनसे प्रजा के कल्याण की बात साबित होती हो। यहाँ पर मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों की स्थापना करने को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने के लिए राजकीय कर्तव्य की जो सीमा रेखा है वो बहुत ही व्यापक बताई है मनु ने, यानी प्रजा के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के जितने भी आयाम हैं उनको समाहित किया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो आप लोग अभी इसको अलग से अपना नोट्स बनाएं, उसमें लिखें भी जो मैं अभी बोल रही हूँ कि मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वो अप्राप्त की प्राप्ति करे, प्राप्त की रक्षा करे, रक्षित की वृद्धि करे और उस वृद्धि का सुपात्रों में वितरण कर दे। यानी इसका भाव समझा जाए तो ये है कि अप्राप्त यानी कि धन और भूमि जो है उसको प्राप्त करे, जो प्राप्त कर लिया गया है उसकी रक्षा करे और रक्षा जिसकी कर रहे हैं उसकी और ज़्यादा वृद्धि करे और उस वृद्धि की जो की है उसको सुपात्र यानी कि जो पात्र हो, जो लायक हो, उसमें भली प्रकार से वितरण कर दे। मनु ने शासक को यह भी परामर्श दिया है कि वो समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। मनु के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना भी राज्य का कर्तव्य है।
ज्ञान के आदान प्रदान के कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए भी मनु ने राज्य को उत्तरदायी माना है। और बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के कार्यों से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ पर मनु और अरस्तु जो हैं वो थोड़ा सा सेम विचार रखते हैं। अरस्तु जिनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनकी बात की मैंने। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है और सर्वतोमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समस्त विद्याओं के उपयोग को अनिवार्य माना है। और ये विद्याएं कौन सी हैं? त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति। अब तीसरा बिंदु आता है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। यानी आज के समय में जो हम बजट की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, फाइनेंस मंत्रालय जो हमारा है, वित्त मंत्रालय, उसके अंतर्गत जितने भी काम होते हैं उससे आप समझने की चेष्टा कीजिए कि वो तीसरा काम जो है वो मनु ने राज्य के लिए बताया है, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण।